फाइन स्टूडेंट, देखो आज की क्लास में हम लोग 3 एडिटोरियल्स पे चर्चा करेंगे और तीनों एडिटोरियल्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और स्पेशली एडिटोरियल 46 सबसे इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम EBS पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एज पर द सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत बड़ा चोट है सरकार के ऊपर, समझे, इस तरीके के ऊपर कि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स कैसे आप जारी कर दिए और जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो चीज़ संशोधन किया गया, चाहे वो कंपनी एक्ट में किया गया हो, चाहे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में किया गया हो, चाहे IT एक्ट में किया गया हो, सभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो केवल इलेक्ट्रल बॉन्ड का बात नहीं है, इलेक्ट्रल बॉन्ड को लागू करने के लिए जहां जहां संशोधन हुआ सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये लैंडमार्क है स्टूडेंट, ये लैंडमार्क जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, ऐसा नहीं देखा जाता है। ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ा धक्का है अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं तो थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा तुम लोग को। 47 देखो इंडिया और UAE, देखो इंडिया और UAE का रिलेशन कितना बेहतर होते चला जा रहा है। नहीं, अभी जस्ट मोदी जी गए थे वहां पे, एक मंदिर का उद्घाटन किए और दोनों का म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल डाइवर्जेंस ये देखने को मिल रहा है। जैसे मान लो कि इंडिया में कुछ भी होता है तो UAE कमेंट नहीं करता है बाकी कंट्री की तरह, तो क्या टर्की तुरंत कमेंट कर देगा और दूसरा कोई कंट्री तुरंत कमेंट कर देगा मिडिल ईस्ट का, मैं UAE कभी कमेंट नहीं करता इंटरनल अफेयर्स में। और जब वहाँ पे भी हो रहा था तो इंडिया भी कमेंट नहीं करता है। इससे दिखता है कि दोनों के बीच में कितना म्यूचुअल रेस्पेक्ट है, म्यूचुअल डाइवर्जेंस, समझे, इसको समझने का प्रयास। एंड लास्ट वन देखो, अब तो हो गया जाने हो नारा क्या है, नारा क्या है स्टूडेंट, अभी क्या मिला हमें, अयोध्या मिला, अयोध्या खत्म, मतलब मिल गया अयोध्या। अब बारी है कहाँ कहाँ, काशी और मथुरा का। तो यही बात है कि जो PV नरसिम्हा राव ने जब 1991 का एक्ट लाया, क्या ये चीज़ लागू नहीं होगा मथुरा पे, क्या ये चीज़ लागू नहीं होगा काशी में, वाराणसी में, तो ये सब चीज़ हम लोग समझेंगे अच्छे से। और बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स इसमें वहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का क्या जजमेंट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या जजमेंट है, इन टोटलिटी समझने वाले हैं ये चीज़। तो मुझे लगता है कि 48 भी ऐसा इशूज़ है स्टूडेंट जो हमारे बीच में लगभग 1-1.5 साल से रहा है ये अभी फ़िलहाल, समझ गए ना। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। हाँ, तो देखो फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इन इट्स इंटायरिटी, यानी कि पूरा इंटायरली क्या है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसका सिलेबस देखो, GS पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर्स एंड प्रिविलेजेस एंड इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ दिस। और यह आया था 15 फरवरी 2024 को हिंदू पेपर में। तो मामला समझो स्टूडेंट, ये बहुत ही विशाल टॉपिक है, समझे, एक एक पॉइंट समझने का प्रयास करो। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से स्ट्रक डाउन कर दिया क्या चीज़ को, इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को। तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम है वो गलत है। क्यों? क्योंकि जो डोनर है बाबू, जो डोनर जो पैसा देगा पॉलिटिकल पार्टीज को, वो एनोनिमस है, उसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। तो ये पूरी तरीके से आर्टिकल 19 का वायलेशन है। आर्टिकल 19 क्या लिखा गया है, राइट टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन के अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन भी होता है, समझे। इसी चीज़ को प्रशांत भूषण ने उठाया था सुप्रीम कोर्ट में, लॉयर, कि देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन भी पार्ट है आर्टिकल 19 का, एंड इट इज़ अ करेक्ट ऑल्सो, सुप्रीम कोर्ट कई बार बोल चुका है। बात समझ में आ गया ना। तो इसलिए इलेक्ट्रल बॉन्ड जिसमें पॉलिटिकल जो फंडिंग दिया जाता है, जो कॉर्पोरेट्स या जो भी लोग दे रहे हैं फंडिंग, जो पैसा दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी को, वो एनोनिमस है, पता ही नहीं चल पाएगा कौन वो आदमी है, और वो इलेक्शन को प्रभावित करेगा और आप उसके बारे में जान भी नहीं सकते हैं। तो ये जो सिटीजन, जो नागरिक है, उसका आहत हुआ कि नहीं हुआ बताओ, तो वो जान ही नहीं पा रहे हैं इलेक्शन कैसे हो रहा है, कहाँ से पैसा आ रहा है। तो इसलिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो वही सुप्रीम कोर्ट ने बोला, देखो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज A के अंदर आता है, समझे। और इसने चूंकि इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारा संशोधन किया गया अलग अलग एक्ट में, चाहे वो इनकम टैक्स एक्ट हो, चाहे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 हो, समझे, चाहे IT एक्ट हो, वो सभी जो है जहाँ जहाँ संशोधन किया गया टोटल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया है। तो इसलिए जो टॉपिक क्या है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम अनकॉन्स्टिट्यूशनल इंटायरिटी में,
ये वर्ड दिया गया इंटायरली, यानी कि इसको लागू करने के लिए जहां जहां संशोधन हुआ वो सभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। समझ गए ना। और देखो सुप्रीम कोर्ट ने कितना कड़ा निर्देश दिया है। अब जानते हो कि एसबीआई ये बॉन्ड जारी करता था, जबकि नॉर्मल जो बेरर बॉन्ड होता है, बेरर बॉन्ड कौन जारी करता है हिंदुस्तान में? आरबीआई। मैं पहली बार ऐसी बात है कि बेरर बॉन्ड एसबीआई जारी कर रही है। एसबीआई जारी करने का मतलब क्या है? पब्लिक सेक्टर बैंक है ये, गवर्नमेंट को तुरंत पता चल जाएगा। यदि मान लो कि कोई भी कॉर्पोरेट या कोई भी आदमी अपोजिशन को देना चाहता है पैसा, सरकार को तुरंत पता चल जाएगा ना स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि एसबीआई में उसका केवाईसी होगा, नो ईयर कस्टमर होगा, सभी चीज़ पता चल जाएगा, तो सरकार को तुरंत पता चल जाएगा। हो सकता है सरकार फोर्स करे उसको कि तुम अपोजिशन को मत दो, यानी कि पूरा निगरानी में रह सकता है सरकार की निगरानी में। तो इसलिए एसबीआई को ऑर्डर दिया गया कि तुम इलेक्ट्रल बॉन्ड कितना रिसीव किए हो पॉलिटिकल पार्टी से, है ना, मतलब कितना तुमको मिला है, सब डिटेल्स तुम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मार्च 6 तक दे दो। यानी कि कहाँ कहाँ से आपको पैसा मिला, एनोनिमस डोनर कौन था, कितना पैसा दिया। देखो पैसा तो पता है हमें, 16 लाख करोड़ के आसपास, 16,000 करोड़ के आसपास दिया है, पैसा तो हमें पता है, मगर डोनर नहीं पता है। तो इसलिए एसबीआई का ड्यूटी ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पूरा डिटेल्स वो दे। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी ये निर्देश दिया है। क्या निर्देश दिया है? कि तुम टोटल चीज़ जहाँ जहाँ से दिया है पैसा कॉर्पोरेट ने या फिर किसी ने भी जो पैसा दिया है उसको अपने वेबसाइट में मार्च 13, 2024 तक अपना वेबसाइट में डाल दो। वेबसाइट में डालने का मतलब क्या कि पब्लिक डोमेन में आ गया, वो पब्लिक देख पाएगा कि बीजेपी को कितना पैसा मिला है, कांग्रेस को कितना पैसा मिला है, आरजेडी को कितना पैसा मिला है, जदयू को कितना पैसा मिला है। तो देख रहे हो ना, इससे बहुत बड़ा पोल खुल जाएगा कि आखिर कौन से लोग। और जान के हैरानी होगा तुमको कि 95% जो बॉन्ड है वो 1 करोड़ प्लस सब्सक्राइबर है उसका, 1 करोड़ मल्टीपल, 1 करोड़ के मल्टीपल में है वो। अब मैं बताऊंगा थोड़ी देर में कि इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या होता है। यहाँ समझो, इसको समझोगे तब समझ में आएगा इलेक्ट्रल बॉन्ड होता क्या है। कोई भी इंडियन सिटीजन प्लस एनआरआई इस बॉन्ड को परचेस कर सकता है, बॉन्ड को सब्सक्राइब कर सकता है। समझ गए ना। बॉन्ड समझते हो ना बच्चे लोग, एक पेपर होता है और पेपर को खरीदना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, और फिर जिस इंटेंट से आप पैसा दे रहे हो पैसा आपका जमा कर ले लेगा और आप बॉन्ड आपके पास आ जाएगा। समझे। तो कोई भी इंडियन सिटीजन या एनआरआई भी इस बॉन्ड को खरीद सकता है। नंबर 2 देखो, दूसरा क्या है, कोई भी एमएनसी है, बाहर का फॉरेन कंपनी है, उसका मान लो कि सब्सिडरी इंडिया में हेडक्वार्टर सब है उसका, तो वो भी सब्सक्राइब कर सकता है इसको। बाहर का एमएनसी है, इंडिया में क्या है, उसका स्टेबलाइजेशन है, यहाँ पे उसका सब्सिडरी है, तो वो भी सब्सक्राइब कर सकता है इस बॉन्ड को। नंबर 3 देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले क्या था, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले कंपनी को कहा जाता था कि आपका 2-3 साल का जो प्रॉफिट है उसका 7.5% आप डोनेट कर सकते हो पॉलिटिकल फंडिंग के लिए, यानी कि पॉलिटिकल फंडिंग आप कर सकते हो 7.5%। इस कैप को खत्म कर दिया गया था इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में क्या है कि आप कितना ही पैसा दे सकते हो। गलत बात हो गया ना स्टूडेंट। इससे क्या हो जाएगा कि जो सेल कंपनी है, जो नाम के लिए कंपनी है, या फिर जो लॉस मेकिंग कंपनी है, वो भी यहाँ पे हिंदुस्तान में क्या करेगा, पॉलिटिकल फंडिंग करना शुरू कर देगा वो। और किसी को पता भी नहीं है कि कौन कंपनी कितना पैसा दे रहा है। तो पहले क्लॉज सही था, ये बात समझे, पहले ये क्लॉज सही था। पहले क्लॉज क्या था कि आपको यदि डोनेशन किसी कंपनी को डोनेशन करना है तो 2-3 साल का उसका जो प्रॉफिट है उसका 7.5% वो कर सकता है। उस चीज़ को हटा दिया गया जब इलेक्ट्रल बॉन्ड्स इंप्लीमेंट किया गया। तो यानी कि आप इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में कितना ही पैसा लगा सकते हो, आपका प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट को ये पसंद नहीं आया ये चीज़। चौथा नंबर देखो, कितना मल्टीपल हो सकता है, या कॉमन आदमी है तो 1000 के मल्टीपल में दे सकता है, 10,000 के मल्टीपल में दे सकता है, 1 लाख के मल्टीपल में दे सकता है, 10 लाख के मल्टीपल में दे सकता है, और 1 करोड़ के मल्टीपल में दे सकता है। 1 करोड़, फिर 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़ के मल्टीपल मतलब क्या, 2 करोड़, 3 करोड़, ऐसे बनते चला जाएगा। और 95%, मोर देन 90% जो इलेक्ट्रल बॉन्ड जो सब्सक्राइब किया है स्टूडेंट, वो 1 करोड़ से ज़्यादा है, उसके मल्टीपल में है। इसका मतलब क्या हुआ, समझ पा रहे हो? इसका मतलब अधिकतर कॉर्पोरेट्स होंगे जरूर, क्योंकि 1 करोड़ सामान्य आदमी नहीं दे सकता है। बात समझे। और ये बेरर बॉन्ड है। बेरर बॉन्ड का मतलब क्या है, जिसके हाथ में गया उसी का बॉन्ड हो गया। जैसे करेंसी तुम्हारे पास है ना, करेंसी भी क्या है, बेरर करेंसी है वो। बेरर करेंसी का मतलब उसमें लिखा गया है तुम लोग का नाम क्या, जिसके पास गया उसका हो जाता है ना, तो उसी को बोलते हैं बेरर करेंसी या बेरर बॉन्ड। ये बेरर बॉन्ड है, इसमें कोई मेंशन नहीं रहता है, जस्ट लाइक करेंसी।
हाँ, नॉर्मली जो बेरर बॉन्ड्स होता है वो आरबीआई इशू करती है। मत देखो यहाँ पे एक्सेप्शनल कि इलेक्ट्रल बॉन्ड कौन इशू करेगी? एसबीआई। एसबीआई का जो कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस है हिंदुस्तान में वो इशू करेगा। तो एसबीआई यदि इशू करता है तो इसका मतलब क्या हुआ? भारत सरकार को टोटल पता रहेगा कहाँ कहाँ से आया है पैसा। हाँ, जनता के लिए वो एनोनिमस है, जनता नहीं पता कर पाएगा कि कौन पैसा दे रहा है, मगर सरकार को तो पता चले जाएगा। क्यों? क्योंकि एसबीआई तुम्हारा डील कर रही है वहाँ पे। आया समझ में? एसबीआई केवाईसी डिटेल्स भी लेगा, नो योर कस्टमर डिटेल्स भी लेगा, और गवर्नमेंट नोज एवरीथिंग लिखा गया है ना, सरकार को पूरा कुछ पता चल जाएगा। और एसबीआई स्पेशल कंडीशन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी ले सकती है डोनर से, जब जब जरूरत पड़े तो एसबीआई इन्फॉर्मेशन ले सकती है डोनर्स से। हाँ, कभी मान लो कि इन्वेस्टिगेशन हुआ कुछ भी, यदि कोर्ट में कोई मामला हुआ तो एसबीआई उस इन्फॉर्मेशन, एसबीआई डोनर से और इन्फॉर्मेशन लेके केस में वो इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर सकता है। यानी कि एसबीआई को पूरा खुला छूट है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। समझ गए स्टूडेंट? और देखो इसका ये, अब देखो ये वाइट मनी है, बिल्कुल ये वाइट मनी है। ये तो देखो सरकार ने इस बार भी कंटेंशन वहाँ पे दिया है ये चीज़, ये वाइट मनी है, ब्लैक मनी नहीं है। वाइट मनी क्यों? क्योंकि आपको पता चल रहा है कि पैसा आ कैसे रहा, भले ही डोनर एनोनिमस है मगर एसबीआई के थ्रू हो रहा है ना, तो ये वाइट मनी है। और इसका इस बॉन्ड का वैलिडिटी कितना है? 15 दिन का है। और ये कोई सेकेंडरी मार्केट में बेचा नहीं जाएगा स्टूडेंट। जैसे सेकेंडरी मार्केट में बेचते हैं ना कोई बॉन्ड को, तो सेकेंडरी मार्केट में इस बॉन्ड को बेचा नहीं जाएगा। और कितना दिन का वैलिडिटी है? ये 15 दिन का वैलिडिटी है। ये समझ में आया इलेक्ट्रल बॉन्ड्स? ये बेसिक्स है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में। आगे देखो, तो जिस दिन ये आया था इलेक्ट्रल बॉन्ड जो पास हुआ था, कौन लाए थे इसको? अरुण जेटली जी लाए थे इसको, ठीक है ना। जिस दिन ये पास हुआ था स्टूडेंट, अनाउंस हुआ था, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गया था। मत सबसे बड़ा सवाल है, चलो ठीक है 2017 में बना, सुप्रीम कोर्ट को लगभग 6 साल लगा इसको सुलझाने में। तब तक तो गंगा जमुना बह चुका है, कितने लोग पैसा दे चुके हैं, है ना। तो कई बार सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी एक सवाल उठता है, आखिर इतना लेट क्यों? और भी इलेक्शन के टाइम में इतना लेट क्यों होता है सुप्रीम कोर्ट को? आधार कार्ड का भी जजमेंट सुनाने में सुप्रीम कोर्ट बहुत टाइम लग गया, अब बाद में वो सब चीज़ को बदल दिया सुप्रीम कोर्ट ने। और ये इतना इंपॉर्टेंट जो निर्णय आया है अभी हमारे डॉक्टर चंद्रचूड़ के द्वारा, भाई इतना लेट क्यों? सवाल ये उठता है, क्रिटिक्स बोलते हैं इतना लेट नहीं होना चाहिए। बात समझे? तो यहाँ पे देखो, जो पहला जो केस फाइल हुआ था सितंबर 2017 में हुआ था, तो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम अनाउंस हुआ 2017 में। एक केस फाइल हो गया सितंबर 2017 में कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है ये इलेक्ट्रल प्रोसेस को, इलेक्शन को बहुत प्रभावित करेगा। वही तो बोल रहा है यहाँ पे कि लगभग 6 साल लग गए सुप्रीम कोर्ट को इस पे वर्डिक्ट देने के लिए। और इस बीच में कितना कुछ हो गया होगा, कितना ज़्यादा कॉर्पोरेट्स का हो सकता है इन्फ्लुएंस हुआ हो इलेक्शन में, उसका क्या। तो वाई द इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम केम अंडर क्रिटिसिज्म फ्रॉम डे वन, यानी कि जिस दिन अनाउंस हुआ पार्लियामेंट में उसी फर्स्ट डे से ही तुम्हारा क्रिटिसिज्म हुआ इसके ऊपर। होगा नहीं, क्यों ना होगा। अब देखो, जो भी डोनर्स है वो सब एनोनिमस है, उसके बारे में पता ही नहीं चलेगा। इसका मतलब हमारा जो इलेक्शन है कोई भी प्रभावित कर सकता है वो। जैसे देखो, हर चांस है, 100% चांस है कि रूलिंग पार्टी को फायदा होगा। रूलिंग पार्टी का मतलब केवल बीजेपी नहीं होता है विद्यार्थी, स्टेट में रूलिंग पार्टी और भी तो है, डीएमके है, हाँ, और भी बिहार में जदयू है, आरजेडी था, है ना, टीएमसी है, और भी तो रूलिंग पार्टी को फेवर में होगा इसका। और हमारे जैसे वोटर को कुछ पता भी नहीं है, क्यों? क्योंकि डोनर कौन है पता ही नहीं चलेगा आपको। तो सबसे पहला तो नुकसान ये हो गया कि वोटर्स के पर्सपेक्टिव से जो डोनर्स है वो एनोनिमस है, पता ही नहीं चल पाया। दूसरी बात है कि जो एमएनसी जो बाहर का है उसका यदि इंडियन सब्सिडी है तो आंख बंद करके पैसा डाल देगा उसमें, पॉलिटिकल फंडिंग। और फिर यहाँ पे क्विड प्रो को होने का चांस है। क्या होता है क्विड प्रो को? यानी कि जो कॉर्पोरेट बोलेगा वो सरकार करेगा, टिट फॉर टैट, हम आपको फेवर कर रहे हैं, आप भी हमको फेवर करिए। बताओ, पता चला कि लॉस मेकिंग कंपनीज है, कंपनी पूरा चरमरा गया है, वो कंपनी क्या कर रहा है? पॉलिटिकल फंडिंग कर रहा है, और उसकी वजह से सरकार क्या कर रही है? उसको फेवर कर रही है। तो गलत हो जाएगा ना स्टूडेंट, फिर कंपटीशन कहाँ रहेगा यहाँ पे। तो देखो, जो एमएनसी है जिसका इंडियन सब्सिडी है वो अनलिमिटेड अमाउंट पैसा दे सकता है, और कॉमन आदमी, तुम्हारे और मेरे इस आदमी को कुछ पता नहीं चलेगा। देखो कितना धांधलीबाजी, समझ गए। गवर्नमेंट कैन प्रेशराइज, गवर्नमेंट प्रेशराइज कर सकता है कॉर्पोरेट को कि भाई डोनेशन हमको दो, अपोजिशन को मत दो। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को सब पता है एसबीआई के थ्रू। बात समझे? हाँ, गवर्नमेंट वही सेम चीज़ है, सेकंड और थर्ड सेम चीज़ है। और इससे कॉर्पोरेट जो बहुत पैसा दे रहा है,
जो एनोनमस है, जिसको वोटर को पता ही नहीं है, कॉमन आदमी को पता ही नहीं उसके बारे में, ये डायरेक्टली पब्लिक पॉलिसी पे इंपैक्ट छोड़ सकता है। क्विड प्रो को हो सकता है यहाँ पे स्टूडेंट, समझे। एक बहुत गलत चीज है क्रोनिक कैपिटलिज्म, तुमको नजर आएगा यहाँ पे देखने को कि उन लोग का हित फेवर किया जा रहा है, वो लोग और रईस होते चले जाएंगे और गरीब आदमी और गरीब होते चला जाएगा। वेरी बैड, समझे। और एनोनमस मनी पावर, यानी कि पॉलिटिक्स में पैसा जिस तरह आ रहा है, जिसका डोनर पता भी नहीं है, इसका वर्चस्व हो जाएगा। जानते हो ना, इलेक्शन के टाइम में मसल्स पावर, मनी पावर कितना मायने रखता है। अब कॉमन आदमी के लिए इलेक्शन लड़ना और मुश्किल हो जाएगा, समझे। तो और इससे जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है हमारा, उस पर आहत होगा। क्यों? क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में पूरा अधिकार है नागरिक को जानने का, कहाँ से फंडिंग आया, इलेक्शन प्रोसेस किस तरह हो रहा है, पूरा जानने का अधिकार है। तो जो रूट है हमारा डेमोक्रेसी का, जहाँ पे सब लोग एक साथ आते हैं, एक सेलिब्रेट करते हैं लोकतंत्र को, वो कहीं ना कहीं पूरा धूमिल हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो इसलिए डे 1 से ही इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर लॉट्स ऑफ क्रिटिसिज्म हुआ है, मगर अभी 6 साल लगा सुप्रीम कोर्ट को इसको स्ट्रक डाउन करने के लिए। आया समझ में स्टूडेंट तुम लोग को? आगे देखो, तो सवाल ये है कि यदि ये होता, यानी कि ये जो लागू हो गया था, अभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया गया, इससे क्या क्या नुकसान हो रहा है। तो पहला तो देखो, लेवल प्लेइंग फील्ड विसिएटेड, मतलब देखो अपोजिशन को पैसा ही नहीं मिल रहा है और रूलिंग पार्टी को खूब पैसा मिल रहा है, तो क्या लेवल प्लेइंग फील्ड हो पाएगा स्टूडेंट? अरे पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता में है उसके पास ढेर सारा पैसा है, वो तो इलेक्शन को आराम से इन्फ्लुएंस कर देगा, उसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा है। तो इसलिए जो लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, यानी कि जो कंपटीशन होना चाहिए, वो कंपटीशन नहीं रहेगा। क्योंकि लोकतंत्र में, लोकतंत्र इतना खूबसूरत चीज़ है स्टूडेंट कि अपोजिशन भी कभी भी सत्ता पे आ सकता है, और जो सत्ता पे है वो कभी भी तुम्हारा टर्न होकर अपोजिशन में जा सकता है। यही ना होता है डेमोक्रेसी। मगर मान लो कि जो सत्ता पे है उसको इस तरह का पॉलिटिकल फंडिंग आ रहा है, पैसा है, तो पैसा से, मनी पावर से तो पॉलिटिक्स प्रभावित होता है। तो इसलिए लेवल जो है तुम्हारा, ये लेवल प्लेइंग फील्ड है, कंपटीशन है, वो विसिएटेड हो जाएगा, वो टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, समझे। नंबर 2 देखो, पावर गेट सेंट्रलाइज, पावर सेंट्रलाइज हो जाएगा। क्यों? जिसको ज़्यादा फंडिंग मिल रहा है उसका वर्चस्व ज़्यादा हो जाएगा, और यहाँ से इंट्रा पार्टी कन्फ्लिक्ट भी होने का चांस है। सेंटर को ज़्यादा पैसा मिला, समझे, और वो अपने हिसाब से वो फिर देखेगा चीज़ों को। तो इससे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, पावर सेंट्रलाइज हो सकता है। आगे देखो, आइडियोलॉजिकल बेसिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा क्या हो सकता है? अब देखो, बीजेपी का अपना आइडियोलॉजी, कांग्रेस का अपना आइडियोलॉजी, सब पार्टी का अपना अपना आइडियोलॉजी होता है ना स्टूडेंट, अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है हर पॉलिटिकल पार्टी का, अपना अपना मैनिफेस्टो होता है इन लोग का, घोषणा पत्र होता है। अब देखो, यदि कॉर्पोरेट पीछे से पैसा दे रहा है, पॉलिटिकल फंडिंग कर रहा है, तो भाई जो बीजेपी का जो आइडियोलॉजी है, जो कांग्रेस का जो आइडियोलॉजी, वो धूमिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पूरी तरीके से पीछे से पैसा आ रहा है। तो जो बीजेपी करना चाह रहा है वो भी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आप तो मानेगा पॉलिटिकल पार्टी का, कॉर्पोरेट्स का बात मानेगा। तो इससे क्या होगा, जो आइडियोलॉजिकल बेसिस है, जो सिद्धांत है पार्टी का, वो विसिएटेड हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, वो बरीड हो जाएगा। आया समझ में तुम लोग को? मत सेंट्रल गवर्नमेंट ने किस तरह जस्टिफाइड किया, क्योंकि सेंट्रल ऊपर में जो हो रहा था, डिबेट हो रहा था ना वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, तो सेंटर ने कैसे बात रखा? सेंटर रखने का मतलब क्या? अटॉर्नी जनरल ने कैसे बात रखा है इस चीज़ को? अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल है ना, क्या तुषार मेहता जी है ना, हाँ, तो उन्होंने कैसे बात रखा है ये चीज़? इन्होंने कहा, देखिए, जो पॉलिटिकल डोनेशन जो हो रहा है वो कोई ब्लैक मनी नहीं है, वाइट मनी है। ठीक है, मानते हो वाइट मनी है, करेक्ट, इसमें कोई शक नहीं है। एट द सेम टाइम वही बोला कि ये प्रॉपर बैंकिंग चैनल के थ्रू आ रहा है, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिटिकल अपोजिशन को भी मिलता है बराबर का पैसा, यह सबको, मैं ये फैक्ट नहीं है, अपोजिशन को देने ही नहीं देगा। वो कैसे देने देगा? मान लो कि एसबीआई में पता है तो सरकार को पता है। यदि मान लो कि गवर्नमेंट को, सरकार को, बीजेपी को मिल रहा है 10 करोड़, लेट्स 10 करोड़ मिल रहा है, और यदि 10 करोड़ ठीक कांग्रेस को भी मिले, तो ऊपर से प्रेशर नहीं आया, काहे 10 करोड़ दिया रहे उसको तुम? हाँ, कांग्रेस को नहीं पता चल पाया कि बीजेपी को 10 करोड़ मिला है और फलना फलना आदमी से। मैं कांग्रेस को यदि फलना फलना आदमी से मिले, वो बीजेपी को पता चले, क्योंकि बीजेपी सत्ता में है अभी, तो उसको प्रेशराइज करेगा, उसको मत दो, हमको दो। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तो यहीं पे खत्म हो गया। मैं सरकार फिर भी क्या बोल रही है कि देखिए ये वाइट मनी है, प्रॉपर KYC होता है, नोट किया आता है। मैं सरकार, वो सुप्रीम कोर्ट बोला ये बेकार का ढकोसलाबाजी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, काहे का वाइट मनी? वाइट मनी का इसका मतलब थोड़ी कि पॉलिटिकल डोनर जो होगा वो एनोनिमस होगा, पीपल को पूरा अधिकार है जानने का। आगे देखो,
तो इसलिए देखो यहाँ पे इट टुक 6 years फॉर द सुप्रीम कोर्ट को लगभग 6 साल लगा है इस केस को करने में। अब देखो ये अब यहाँ समझना होगा तुम लोग को। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है बच्चे लोग? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है ये पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है इंटायरिटी में होली। अब इसके लिए देखो जो अमेंडमेंट किया, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इलेक्टोरल बॉन्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जानते हो ना कि जब कोई भी एक लॉ आता है या कोई भी स्कीम आता है तो बहुत सारे लॉ में चेंज किया आता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में थोड़ा अमेंड किया गया था 1951 वाला, तो उसमें अमेंड किया गया था कि अब देखो इसमें है क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ये लिखा गया कि कोई भी आदमी 20,000 रुपया से ज़्यादा कोई भी देता है चंदा, कोई भी आदमी, कॉर्पोरेट भी हो सकता है, कोई भी आदमी यदि 20,000 से ज़्यादा चंदा देता है तो उसको अपना बहुत सारे डिटेल्स देना होगा, डोनर को अपना डिटेल्स देना होगा। यह नियम था शुरू में। अब इसमें क्या अमेंडमेंट कर दिया गया कि यदि इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू कितना भी पैसा देता है तो डोनर का डिटेल्स बताने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को लगा अरे बाबा ये तो कुछ ज़्यादा कर दिया तुम, अच्छा थोड़ी होता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जाओ। शुरू में क्या था स्टूडेंट कि 20,000 से ज़्यादा आप देते हो, जो नियम है शुरू का नियम रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट में क्या था कि 20,000 से आप ज़्यादा पैसा देते हो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को तो डोनर का डिटेल्स देना पड़ेगा। मगर इसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में अमेंड करके ये बोल दिया गया कि आप कितना भी दो आपका डोनर का डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है। देखो वहां पे क्या लिखा गया है, अमेंडमेंट टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 विथ एग्जेम्प्टेड पार्टीज फ्रॉम रिपोर्टिंग टू ECI मनी रिसीव्ड भाया इलेक्टोरल बॉन्ड्स। यानी कि अब पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को ये नहीं बोलना पड़ेगा कि हमको यहां से पैसा मिला। नंबर 1 समझ गए। नंबर 2 देखो IT एक्ट में भी अमेंडमेंट किया गया। IT एक्ट में भी वही चीज है। पहले क्या था कि कोई भी 20,000 रुपया से ज़्यादा यदि डोनेट करता तो बात समझे, उसका डिटेल्स, उसका सभी चीज़ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना पड़ता। मैं यहाँ पे भी वही बात है कि यदि इलेक्टोरल बॉन्ड से कोई करेगा तो देने की जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब कहाँ कहाँ अमेंडमेंट किया गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में किया गया, IT एक्ट में किया गया, और देखो कंपनी एक्ट में 2 जगह पर किया गया था। यानी कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लागू करने के लिए कहाँ कहाँ संशोधन हुआ है, पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में, दूसरा क्या है IT एक्ट में, और तीसरा और चौथा दोनों ही क्या है तुम्हारा कंपनी एक्ट में किया गया। कंपनी एक्ट में क्या बोला गया कि आपको पर्टिकुलर पार्टीज का, समझे, यानी कंपनी के बारे में वही लिखा, विच ओमिटेड प्रीवियस रिक्वायरिंग कंपनीज टू डिस्क्लोज पर्टिकुलर्स ऑफ पार्टीज टू हुम दे डोनेटेड। यानी कि एक कोई कंपनी किसी को डोनेट करता है पॉलिटिकल पार्टी को तो उसको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा ना, वो चीज़ ओमिट कर दिया गया, अब देने की जरूरत नहीं है। बात समझ गए। उसी तरह 2013 में ये था ना, अभी जस्ट बताए थे कि कंट्रीब्यूशन जो हो, पहले कंपनी एक्ट में क्या था कि आपका 2-3 साल का जो प्रॉफिट है उसका 7.5% ही कर सकते हो, ये ओमिट कर दिया गया था ना। बात समझे। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये चारों चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, चारों चीज रद्द होता है। यहां से आया समझ में तुम लोग को? हाँ। तो होगा क्या, यानी कि जो लॉस मेकिंग कंपनी है, जो सेल कंपनी है, बात समझे, वो लोग झूठ मूठ का यहाँ रजिस्टर कर लेगा और कंपनी काम नहीं कर रहा, नाम के लिए कंपनी है, और वो लोग खूब डोनेट करेगा और उसका क्विड प्रो खाएगा, फिर बैठ के सरकार से फेवर खाएगा वो, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। आप बोल रहे हो वाइट मनी के चक्कर में यहाँ पे ब्लैक मनी रेगुलेट होगा इसमें। आया समझ में ना? आगे बढ़ो। देखो यहाँ पे तो यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम यदि लागू हो रहा है या लागू होता है तो यहाँ दिक्कत हो सकता है। सबसे पहला जो दिक्कत क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। हर नागरिक को इन्फॉर्मेशन जानने का अधिकार है, और ये क्या है तुम्हारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज ए, क्योंकि ये राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसी के अंतर्गत तुम्हारा राइट टू इन्फॉर्मेशन भी आता है। समझे ना? आया समझ में? तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। CGI ने यह भी बोला स्टूडेंट, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहा गया है कि अब इस तरह यदि कोई पॉलिटिकल कॉरपोरेट्स को इस तरह पॉलिटिकल फंडिंग करे तो फिर जो वोट कास्ट कर रहे हैं लोग सब, वो तो फिर दिक्कत हो जाएगा उसमें, उसको पता ही नहीं चलेगा कि इलेक्शन प्रोसेस के अंदर हो क्या रहा है, वो तो बहुत गलत हो जाएगा इन लोग के लिए। चीफ जस्टिस जो कहते हैं यहाँ पे कि राइट टू इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी के लिए। सही बात है ना? यानी कि डेमोक्रेसी में, डेमोक्रेसी एक सेलिब्रेशन है ना,
सब लोग शामिल होने चाहिए, क्या क्या प्रोसेस है सब लोग को पता होना चाहिए नागरिक का। अब यहाँ पे डोनर इतना इतना पैसा दे के इलेक्शन प्रोसेस को अपने ओर खींच रहा है, प्रभावित कर रहा है, और बेचारा जनता, बेचारा जो सिटीजन है उसको कुछ पता ही नहीं है, तो ये कहीं पे भी पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी नहीं हो सकता है। इसलिए इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी को ये चैलेंज देता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को ये चैलेंज देता है, समझे। इसलिए ये नहीं होना चाहिए, सिंपल एनोनिमिटी वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं होना चाहिए, डोनर का नाम पता होना चाहिए। इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोला ना 13 मार्च तक अपना वेबसाइट में आप रखिए, और एसबीआई को बोला है कि जल्दी से दो उसको, तुम 5 मार्च तक, यही 3 और 5 मार्च तक तुम जल्दी से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताओ कहाँ कहाँ से पैसा आया था। आगे देखो, राइट टू इक्वलिटी, पहले क्या देखे थे, राइट टू इंफॉर्मेशन आर्टिकल 19, अब बोला कि देखो राइट टू इक्वलिटी भी प्रभावित होगा। कैसे? क्योंकि जानते हो कि इलेक्शन के टाइम में हर आदमी एक वोट है 18 साल से ऊपर, चाहे वो बड़ा अमीर हो चाहे गरीब हो, उस दिन तो आदमी बराबर हो जाता है। मगर जो 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू सिस्टम वो विसिएटेड हो जाएगा, वो टूट जाएगा। तो इसलिए ठीक नहीं, क्योंकि राइट टू इक्वलिटी पे भी ये चोट देता है। जैसे एग्जांपल देखो, कॉर्पोरेट जो है, कॉर्पोरेट का कंट्रीब्यूशन हो रहा है, लॉस मेकिंग कंपनी, जो कंपनी बेकार है, लॉस मेकिंग कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी को कभी डोनेशन नहीं देना चाहिए, वो इसलिए डोनेशन दे रहा है ताकि उसको फेवर मिल सके सरकार से। तो बताओ कितना बड़ा विश्वासघात हो रहा है आदमी के साथ, क्योंकि ये प्रिंसिपल ऑफ 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू है, ये कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। तो आप रिच और गरीब को इक्वल ट्रीट नहीं कर पा रहे हो इलेक्शन प्रोसेस में, ये अनइक्वल ट्रीटमेंट है, ये अलाइक ट्रीटमेंट है। समझ गए स्टूडेंट? तो जस्टिस ने, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, उन्होंने कहा है कि ये इन्फ्लुएंस करेगा, समझे, यानी कि कंपनी पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस करेगा पार्टी के ऊपर। और यहां से तुम्हारा देखो एक शब्द यूज किया गया है, क्विड प्रो को, ये क्विड प्रो को होने का चांस है, यानी कि फेवर वाला होने का चांस है, समझे, क्रोनिक कैपिटलिज्म होने का चांस है। इसलिए ये आर्बिट्री है, कैप्रिकियस है और नॉन रेशनल है। ये शब्द यूज किया है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, ये सभी वर्ड्स को। कैप्रि यानी कि बेकार चीज है, ये साइंटिफिक नहीं है, मतलब रैशनल बिल्कुल भी नहीं, उचित नहीं है ये। आगे देखो, अब देखो थर्ड नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्या देखे थे, राइट टू इंफॉर्मेशन, सेकंड क्या देखे, राइट टू इक्वालिटी को वायलेट कर रहा है। तीसरा देखो टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये क्या होता है टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी? इसका मतलब देखो कई बार ना दो फंडामेंटल राइट्स क्लैश कर जाते हैं, ऐसा कई बार होता है ना कि राइट टू रिलीजन और राइट टू इक्वालिटी ये दोनों वर्सेस हो गया, यानी कि दोनों तुम्हारा कन्फ्लिक्ट हो गया, तो उस समय किसका जीत होगा? तो ये जो गुत्थी है, ये जो कन्फ्लिक्ट है, कौन? सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ही सुलझाता है। यहाँ पे भी हुआ, यहाँ पे दो फंडामेंटल राइट्स का क्लैश हुआ है। एक फंडामेंटल राइट्स क्या, राइट टू इन्फॉर्मेशन आर्टिकल 19, और एक क्या, राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21। हाँ, प्राइवेसी क्यों? डोनर को प्राइवेट रहने का अधिकार है। मैं बोला कि जब ये दोनों टकराएगा तो राइट टू इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बात समझे, राइट टू इन्फॉर्मेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पर लिखा गया है ये चीज़, सुप्रीम कोर्ट ने प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट पे काम किया और कहा कि ये हॉलमार्क है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि दो राइट्स को बैलेंस करना जिम्मेदारी है। एक राइट क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, एक राइट क्या है तुम्हारा, राइट टू प्राइवेसी। दोनों ही फंडामेंटल राइट्स है कि नहीं बताओ? तो एक आर्टिकल 19 है और एक आर्टिकल तुम्हारा 21 है। तो पिटिशनर ने आर्ग्यू किया कि जो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हैं कहीं ना कहीं राइट टू इन्फॉर्मेशन को वायलेट करता है, समझे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमेशा बोलेगा राइट टू प्राइवेसी है ये। तो कोर्ट ने बोला कि देखिए हमें मेंटेन करना होगा, इसलिए चीफ जस्टिस ने कहा कि डोनर का जो राइट टू प्राइवेसी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट सिटीजन का राइट टू इन्फॉर्मेशन है। जाओ, क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस है, डेमोक्रेसी है, लोग का हित होना चाहिए इसमें, बात समझे। इसमें क्या राइट टू प्राइवेसी, इसमें इलेक्शन प्रोसेस है, डेमोक्रेसी है, राइट टू इन्फॉर्मेशन आगे होगा ये। देखो तो इसलिए देखो जब प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट किया गया तो वहां पे भी राइट टू इन्फॉर्मेशन आगे निकल गया, किससे? राइट टू प्राइवेसी से। समझ गए ना? तो वही चीफ जस्टिस का, देयर इज अ स्ट्रांग केस टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल डोनर्स, कॉर्पोरेट डोनेशन एंड आर मोर बिजनेस एंड रिक्वायर्स लेस प्रोटेक्शन। तो बोला कि वहां पे पूरा चांस, कहने का मतलब ये हुआ कि ये लोग बहुत प्रभावित कर सकता है उसको, इलेक्शंस को, और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में जरूरी है कि सिटीजन को इन्फॉर्मेशन जानने का, बात समझे। हाँ, कुछ सुझाव भी दिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अल्टरनेटिव है आपके पास, इलेक्ट्रल बॉन्ड सब्सक्राइब मत करिए, दूसरा तरीका है, जैसे इलेक्ट्रल ट्रस्ट पे काम करिए आप। इलेक्ट्रल ट्रस्ट में क्या होगा, जो भी कंट्रीब्यूशन आएगा इंडियन सिटीजन के द्वारा या कॉर्पोरेशन के द्वारा, पॉलिटिकल रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज को, वो पता चल जाएगा सबको
क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि डोनर्स एनोनिमस है, डोनर पता नहीं कर पा रहे हो आप लोग, है ना। कल के दिन में मान लो कि अडानी अंबानी इतना इतना पैसा इन्वेस्ट कर दे, है ना, बीजेपी को दे दे, आपको कुछ पता ही नहीं है। जब बीजेपी को मिला है तो बीजेपी फेवर करेगा उसको, जाहिर सी बात है, बात समझे ना। इसलिए कह रहा कि यदि आपको दूसरा अल्टरनेटिव चाहिए तो ले लो, ये गलत चीज़ है। अब आप इलेक्टोरल ट्रस्ट पे काम करो, है ना, जिसमें कोई भी सिटीजन कोई भी कॉर्पोरेट दे सकता है, जो भी रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी उसको पैसा दे सकता है, और ये एनोनिमिटी भी नहीं है, लोगों को भी पता चल जाएगा। या फिर आपको ये पसंद नहीं आया तो आप पब्लिक फाइनेंसिंग करो। पब्लिक फाइनेंसिंग होता है ना कि इलेक्शन होने वाला है, पब्लिक पैसा दो, पब्लिक पैसा देता है स्टूडेंट, जो अमीर आदमी वो पैसा देगा, उसका भी डिटेल्स रहेगा। तो ये भी तरीका हो सकता है। नो टू इलेक्ट्रल बॉन्ड्स, इलेक्ट्रल बॉन्ड्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आगे नहीं होना चाहिए, बोल दिया गया, रोक दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। आगे एक चवन्नी भी नहीं लेना है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स से, और जितना भी सबमिट किया है अभी तक पैसा दिया गया, सबका नाम जल्दी डिस्प्ले करो 13 मार्च तक। बात समझ में आ गया ना, कंप्लीट कर दिया है स्टूडेंट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। 47, इंडिया और यूएई, देख रहे हो ना कितना बेहतर रिलेशन बनते चला जा रहा है दोनों के बीच में, म्यूचुअल रेस्पेक्ट है, कन्वर्जेंस हर लेवल पे। जीएस पेपर 2, इंटरनेशनल लेवल्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड अग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडियाज और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, ये हिंदू पेपर में आया था 12 फरवरी को। तो देखो मामला क्या है। प्राइम मिनिस्टर, अब देखो लगभग मोदी जी का कितना 9 साल हो गया, 9-10 ईयर्स, है ना, बिल्कुल 9 ईयर्स कंप्लीटेड, 10 ईयर्स की तरफ मूव कर रहे हैं। देखो हमारे प्रधानमंत्री अभी तक, यानी कि 9 ईयर्स में अभी तक कितना 7th विजिट हो चुका है यूएई का, बहुत बड़ी बात है ना। 7 बार विजिट कर चुके हैं यूएई में, और ये 8 मंथ में, ये अभी का रिसेंट का 8 मंथ देखोगे उसमें 3 बार विजिट कर चुके हैं यूएई। तो जब जो सबसे प्रधान होते हैं, यदि किसी कंट्री में इस लेवल पे विजिट है, इसका मतलब रिलेशन कितना बेहतर है, बात समझे। यानी कि शॉर्ट रिलेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन में, यही देखो 8-9 साल में स्टूडेंट इतना बढ़िया रिलेशन हुआ है भारत का यूएई के साथ, और बहुत खूबसूरत बायलैटरल रिलेशन बन के निकला है, इवॉल्व होकर निकला है। यूएई देखो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मिडल ईस्ट में यूएई बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरान तो हमने खो ही दिया लगभग, है ना। अब यूनाइटेड स्टेट यूएसए का लाइन को हम लोगों ने, है ना, उस लाइन पे जाने के चक्कर में हमने ईरान जैसा कंट्री को खो दिया। हाँ, ईरान पे सैंक्शन लगा था ना जी, कैट्सा के वजह से, तो उसकी वजह से हमने ईरान से थोड़ा कम कर दिया, जबकि ईरान से भी बहुत फायदा होता था। अभी मेरा ध्यान, अभी हम लोग का ध्यान है ईरान की तरफ दूसरे तरीके से। हम मिडल ईस्ट में यूएई के साथ रिलेशन बहुत ही इंटैक्ट रखे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है यूएई, गेटवे है एक तरह से मिडल ईस्ट के लिए। तो देखो, हाँ बिल्कुल उस पर भी चर्चा होगा। अब यहाँ पे देखो यूएई इंडिया का बहुत ही स्ट्रैटेजिक पार्टनर याद है तुम लोग को, कोई भी चीज़ पार्टनर ट्रेड से स्टार्ट होता है, ट्रेडिंग से स्टार्ट होता है, उसमें और भी स्ट्रैटेजिक चीज़ सब जुड़ते जाते हैं, डिफेंस से रिलेटेड, है ना, हाँ, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, स्पेस से रिलेटेड, जैसे फ्रांस के साथ हुआ था, समझे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो गल्फ रीजन में यदि स्ट्रॉन्ग करना है हमें रिलेशन, तो यूएई सबसे बेहतर विकल्प है। अभी देखो हमारे प्रधानमंत्री गए ना एक टेम्पल का उद्घाटन करने के लिए, पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था जो अबू धाबी में उन्होंने जो बनाया था, यूएई प्रेसिडेंट ने बताओ 27 एकड़ जमीन दिया उसके लिए, बड़ी बात है ना। कहाँ मुसलमान देश यूएई, और उसने 27 एकड़ जमीन दिया इस ट्रस्ट को कि बनाइए, और मोदी जी आकर उद्घाटन करेंगे। ये तो अपने आप में खास बात हुआ स्टूडेंट। हाँ, सऊदी अरब में जाओगे तो तुम हनुमान चालीसा भी लेके नहीं जा सकते हो सऊदी अरब में, ये स्थिति है। और यहाँ पे देखो यूएई में मोदी जी जाकर उद्घाटन कर रहे हैं टेम्पल का, और हमें गर्व होना चाहिए मोदी जी के ऊपर कि हिंदू का वहाँ पे भी प्रचार हो रहा है, हिंदुइज्म का। ये बहुत लैंडमार्क स्टूडेंट, इसको समझोगे ना तो बहुत बड़ा ये उपलब्धि है भारत के लिए, क्योंकि हम अपना कल्चर को ना वहाँ पे प्रोपागेट कर रहे हैं, अपने कल्चर का स्ट्रेंथ बताने का प्रयास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, देखो इससे पहले भी हो चुका है, इससे पहले भी दुबई में हिंदू टेम्पल हुआ था ना इनाग्रेट, हाँ, अक्टूबर 2022 में। तो यानी कहने का मतलब 2 टेम्पल बना है वहाँ पे यूएई में। दुबई इज़ अ पार्ट ऑफ योर यूएई, तो 2 टेम्पल बन चुका है। देखो मोदी जी गए हैं, तो इसका मतलब बेटर हो रहा है। ये ट्रेड से नहीं होता है, ये ट्रेड से जब आप ऊपर जाते हो तब होता है। और हमारे कितने इंडियन डायस्पोरा है वहाँ पे भरे हुए हैं ना, जाएंगे मंदिर जाएंगे अपना। और देखो उस दिन तुम लोग देखा नहीं होगा, जब मोदी जी स्पीच दे रहे थे तो मोदी जी को बोलने नहीं दे रहा था लोग सब,
इतना चिल्लाहट था, मोदी जी चुपचाप बैठ के खाली देख रहे, कुछ इंडियन क्राउड फेल था, उस लेवल पे क्रेज मोदी जी का। मोदी जी को लंबा वेट करना पड़ा, वहां चिल्ला। अब मोदी जी एक शब्द बोल रहे तो वहां से शोर शराबा हो रहा है, मतलब मैड। बड़ी बात है ना कि मुसलमान के देश में जाके मंदिर बना दे, जाओ बाबू पूजा करो बैठ के, तुमको कोई वो नहीं होगा, तुमको दिक्कत नहीं होगा, कष्ट, क्योंकि बाहर कष्ट होता है, बाहर बहुत कष्ट होता है इंडियंस को, क्योंकि हम तो खोजेंगे, फिर हनुमान जी खोजेंगे, कृष्ण जी खोजेंगे, वो तो मिलेंगे ही नहीं वहाँ पे, बहुत बुरा लगता है। वैसा देश में भी जाके यदि एक टेम्पल बन गया तो हर आदमी मोबिलाइज हो जाएगा, वहाँ पे प्रेशर रिलीज होगा इंडियंस का, हिंदूज का। तो क्या वेलकम था मोदी जी का। और तुम लोग जान के हैरान हो जाओगे, उसको उठा के देख लो, मुस्लिम भी पूरा भरा हुआ था वहाँ पे, और मुस्लिम भी वही लेवल पे क्रेज। तो ये गर्व का विषय है स्टूडेंट हमारे लिए। देखो यहाँ पे यूएई इंडियाज रिलेशंस इन रिसेंट टाइम्स। देखो दोनों कंट्री ने ग्लोबल ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव लॉन्च किया। बायलैटरल ट्रेड देखो कितना हो चुका है, 85 बिलियन। बायलैटरल मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों जोड़ के देखो, तो हमारा ये कितना 85 बिलियन डॉलर का देखो ट्रेड हुआ है 2022 और 23 में। यूएई इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आफ्टर यूएसए एंड चाइना। यूएसए टॉप पे, हमारा जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किसके साथ होता है स्टूडेंट, यूएस के साथ होता है, समझे। तो ट्रेड पार्टनर का मतलब है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को जोड़ के, समझे। तो थर्ड में यूएई आता है। इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है कौन, यूएई, आफ्टर यूनाइटेड स्टेट्स। देखो तो कितना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि यूएई कितना इंपॉर्टेंट हो गया हम लोग के लिए। और यूएई इज द फोर्थ लार्जेस्ट ओवरऑल इन्वेस्टर इन इंडिया। इंडिया में इन्वेस्टमेंट के मामला में उसमें फोर्थ रैंक आता है यूएई इन्वेस्टमेंट के मामला में, देखो। और ये देख लो बच्चे लोग, इंडिया यूएई कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट, ये फरवरी 18 2022 को हुआ था। मात्र 88 डेज लगा है इसको इम्प्लीमेंट करने में, साइन करने में। ये अपने आप में बहुत क्विकेस्ट ये अग्रीमेंट साइन हुआ है, समझे। आज इसमें बोला गया कि लगभग 5 साल में 115 बिलियन डॉलर ट्रेड में इन्वेस्ट किया जाएगा। बड़ी बात है ना, बहुत बड़ी बात है स्टूडेंट। और इतना ही नहीं, देखो यूएई के साथ हमारा बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भी साइन हुआ है, मॉडिफाइड वाला बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भी साइन हुआ है। और उसके अंतर्गत बहुत सारे कस्टम्स जो लगते हैं, ड्यूटी सब लगते हैं, वो रिड्यूस हुआ है। तो अब सामान इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना थोड़ा आसान हो जाएगा पहले कंपैरिजन में। तो वही लिखा गया, देखो फरवरी 1 2024 से, है ना, इंडिया ने अप्रूव किया, रेटिफाई किया बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी यूएई के साथ। इससे क्या होगा, तुम्हारा एफडीआई, मैन्युफैक्चरिंग में भी एफडीआई आएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही ना हमारे कंट्री में कि एफडीआई केवल सर्विस में आ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में भी आ रहा है, तो ब्राउन फील्ड में आ रहा है। वेरी गुड, ब्राउन फील्ड में आ रहा है, ये जो पहले से प्रोजेक्ट बना हुआ है। तो देखो कहीं ना कहीं जो हम अभी यूएई से जो साइन कर रहे हैं, एक तो बहुत कम समय लग रहा है एग्रीमेंट साइन करने में, और दूसरी बात बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। एक फ्यूचर में एक स्कोप है कि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा एफडीआई आएगा। आगे देखो तो और भी क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है रिसेंट टाइम्स में। यूएई के जो प्रेसिडेंट थे, है ना, वो चीफ गेस्ट बने तुम्हारे 10th वाइब्रेंट गुजरात समिट में। इस साल अभी हुआ था ना गुजरात समिट, है ना, अभी वाइब्रेंट गुजरात समिट, जो कि मोदी जी ही स्टार्ट किए हैं इस परंपरा को, अभी यूपी में सब में भी होता है। तो इसमें देखो चीफ गेस्ट यूएई के प्रेसिडेंट थे, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी खुद एक चीफ गेस्ट थे, गेस्ट ऑफ ऑनर उनको वही चीफ गेस्ट हुए। कहाँ पे, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में, जब दुबई में हुआ था ये समिट, तो उसमें खुद हमारे प्रधानमंत्री चीफ गेस्ट थे। रुपए कार्ड, इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ तुम लोग को। इंडिया का डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यूएई में 2019 से ही लागू है, यानी कि तुम यूपीआई पे कर सकते हो वहाँ पे उस कंट्री में, समझ गए ना। रुपी दिरहम सेटलमेंट भी है तुम्हारा अगस्त 2023 के बाद, यानी कि हमारा जो हम जो ऑयल जो लेंगे वहाँ से, वो हम बिल्कुल रुपी और दिरहम में कर सकते हैं। जैसे हमारा रुपीज़ जाएगा ना, वहाँ पे हमारा इंडियन डायस्पोरा काम कर रहा है ना, उसको रुपीज़ मिल जाएगा, वो भेज देगा घर में, घर मतलब अपना इंडिया में भेज देगा वो। तो रुपी दिरहम सेटलमेंट भी हुआ है तुम्हारा। इससे क्या हुआ कि जो भी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है वो अपना तेल का दाम रुपीज़ में दे सकता है। तो ये अच्छी बात ना है, हमारा करेंसी भी इंटरनेशनलाइज होगा इस बहाने, हमको डॉलर की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये चीज़ हम ईरान के साथ भी कर रहे थे, याद है ना तुम लोग को, ईरान के साथ भी कर रहे थे। और देखो एक अग्रीमेंट हुआ तुम्हारा वही यहाँ पे अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और हमारे कंपनी के बीच में, कि मैंगलुरु जानते हो ना, कर्नाटका में, है ना, लगभग $400 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेगा ये लोग, क्योंकि वहाँ पे स्टोरेज है, क्रूड ऑयल स्टोरेज है, तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा इतना यूएई का ये तुम्हारा कंपनी। तो देखो
जब इनका विजिट हुआ था यूएई में 2019 में प्रधानमंत्री को, देखो प्रधानमंत्री को सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दिया गया था, ऑर्डर ऑफ जयाद। तो देखो ये बहुत वायरल हुआ था उस समय कि सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड जो यूएई का है वो मोदी जी को दिया गया था, वो भी 2019 में ही दिया गया था। होप सो समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट तुम लोग को। अब आगे देखो कि ये दो कंट्री इंडिया और यूएई कहाँ कहाँ फिट बैठता है, मतलब इंटरनेशनल अरेना में। तो हम जानते हैं I2U2 जानते हो ना, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया और यूएई, जाने हो ना, इंडिया, इजराइल, यूएई और तुम्हारा यूएसए और तुम्हारा यूएई। I2 मतलब क्या है, इंडिया और इजराइल, और U2 का मतलब क्या है, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूएई। इसका हिस्सा एक तरह से ये भी तुम्हारा वेस्ट, इसको कह सकते हैं कि वेस्ट एशियन क्वाड की तरह है, ये उधर का क्वाड की तरह, नंबर 1। दूसरी बात है कि अभी जो G20 समिट हुआ, दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था ना, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट बन के निकला था, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए। तो उसमें भी तो यूएई है, हाँ उसमें भी तो यूएई है, बात समझो। तो यूएई कितना इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। तो देखो इंडिया एंड यूएई डिस्प्ले मोर कन्वर्जेंस एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट एट ऑल लेवल, जिसके बारे में हम पढ़े। तो इससे हमें समझ में आता है कि देखो कितना अच्छा रिलेशन, कितना स्ट्रैटेजिक रिलेशन हो गया। और देखो अच्छी बात यह है कि कोई भी इंटरनल मैटर होता है भारत में, तो बाबू यूएई का बयान नहीं देखोगे तुम, समझे ना। जैसे बाहर से बयान आ जाता है ना, जैसे मुसलमान के साथ कुछ हो गया यहाँ पे, तो बयान नहीं देगा वो, और बाहर का मुसलमान कंट्री पूरा बयान देता है। तो ये म्यूचुअल रेस्पेक्ट करा। और जैसे यूएई में भी कुछ हो गया तो इंडिया भी बयान नहीं देता है, मतलब म्यूचुअल रेस्पेक्ट है, समझे। तो वही चीज़ बताया गया कि एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना ये लोग कंट्री सीख गया और बहुत बेटर तरीके से आगे बढ़ रहा है। समझ गए स्टूडेंट, कंप्लीटेड। आगे देखो लास्ट वन, ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, 48 देखो, हाँ 48 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एंड ज्ञान वापी मस्क एंड योर ईदगाह डिस्प्यूट्स। GS पेपर 2 कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, एवोल्यूशंस, फीचर्स, अमेंडमेंट्स, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस एंड बेसिक स्ट्रक्चर। ये हिंदू पेपर में आया था 4 जनवरी को। तो देखो मामला क्या है, इसमें तो बहुत कुछ है जानने के लिए। देखो जब इंडिया में, जानते हो इंडिया में हर समय से ऐसा रहा है, शुरू से भी रहा है। अब एक खुद देखो ना कि जितना भी टेम्पल बना है, जितना भी मस्क बना है, अधिकतर मस्क कहूँ या फिर बहुत ज़्यादा मस्क कहूँ मैं, तो हिंदू टेम्पल को तोड़ के बना है, सबको पता है ये चीज़। और ये जो बाबर ने किया, औरंगजेब ने किया, ये सब चीज़ है ना, तो इससे थोड़ा खुन्नस होता है। और ये थोड़ा जो कन्फ्लिक्ट है ना, सेक्टोरियन वाला जो कन्फ्लिक्ट, वो आगे भी रहता है। तो उस समय नरसिम्हा राव को बहुत प्रेशर हुआ, क्योंकि जानते हो बाबरी मस्जिद का तो जो डिस्प्यूट है वो तो सुप्रीम कोर्ट में कई साल से चल रहा है, इलाहाबाद कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो इसलिए मजबूरन पीवी नरसिम्हा राव को 1991 में एक एक्ट बनाना पड़ा, और उसमें ये बोला गया कि 1947 में जो भी रिलीजियस कैरेक्टर था, यानी कि कोई मस्क है, कोई मंदिर है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, जैसा है वैसे ही रहेगा उसको। क्योंकि देखो चेंज करने से क्या होता है कि हिंदू मुस्लिम फिर लड़ाई हो जाएगा, इसलिए सरकार के ऊपर खूब प्रेशर। ये 1991 का बात है। देखो यही टाइम है जहाँ पे LK आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा सब कर रहे हैं, तो इंडिया में एक सिचुएशन डिफरेंट हो गया है। तो ये पार्लियामेंट में लॉ पास हुआ, बात समझो। देयर इज सम सिग्निफिकेंस, क्योंकि अभी जो है जैसे मथुरा का जो केस हो गया, वाराणसी का जो केस हो, काशी का जो केस हो गया, तो जो एक्सपर्ट है वही बोलते कि ये यदि मथुरा मिल जाएगा हिंदू को, और यदि तुम्हारा काशी मिल जाएगा हिंदू को, वही ज्ञान वापी मस्क मिल जाएगा, तो कहीं ना कहीं 1991 का उल्लंघन होगा। तो आज हम लोग देखेंगे कि सच में क्या 1991 का उल्लंघन होगा। तो ऐसा सेशन कोर्ट, ऐसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसा नहीं मानता, ना ही ऐसा इलाहाबाद हाई कोर्ट मानता है। तो है क्या है, टेक्निकलिटीज़ क्या है इसमें, टेक्निकल चीज़ क्या छुपा हुआ है, तो ये समझो पहले। देखो वही बोला है कि जब बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि डिस्प्यूट जब मोमेंटम में था, तो जो विश्व हिंदू परिषद और भी इस तरह के जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, वो 2 और मस्क का इशू लेके गए। एक ज्ञान वापी मस्क का इशू, और एक तुम्हारा जो वाराणसी में है, और एक तुम्हारा साई ईदगाह मथुरा में है। ये भी इशू लेके गए कि भाई यहाँ पे भी हमारे, क्योंकि मथुरा जानते हो कृष्ण जी का जन्मभूमि है वो, ये इशू को भी लेके गए। तो सितंबर 1991 में पीवी नरसिम्हा राव ने एक लॉ पास किया,
और बोला कि जो भी रिलीजियस कैरेक्टर है, जो भी मंदिर का मस्क का 19 अगस्त 15 और 1940 यानी कि भारत जब आज़ाद हुआ जिस दिन, और उस समय कोई मस्क था और उस समय कोई टेम्पल था, तो वही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। हाँ, मैं कुछ एक्सेप्शनल जरूर होंगे। एक्सेप्शनल ये होगा कि मान लो कोई डिस्प्यूटेड है, कोई केस में कोई कोर्ट में लड़ा, जैसे जन्मभूमि, ये जो रामलला वाला तो कोर्ट में चल रहा था, तो उसके ऊपर लागू नहीं होगा। और जो मान लो कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से बहुत सारा मोनूमेंट्स उसके अंदर है, तो फिर उस पर लागू नहीं होगा। आ रहा है समझ में ना? देखो, इस लॉ ने अयोध्या को अलग रखा, क्योंकि अयोध्या का लिटिगेशन बहुत साल से चल रहा था। आया समझ में तुम लोग को? आगे देखो, तो मेन फीचर्स क्या है इसमें? बोला कि जो रिलीजियस कैरेक्टर है वर्कशिप का, वो सेम ही रहेगा जैसे 15 अगस्त 1947 को था। बात समझ में आ गया ना? वो सेम ही रहेगा। हाँ, कोई भी आदमी है ना, कोई भी रिलीजियस डिनोमिनेशन को चेंज नहीं कर सकता है दूसरे में। यानी कि मान लो मस्क है तो उसको टेम्पल नहीं बना सकता है, टेम्पल को मस्क नहीं बना सकता है। बात समझे? और इसमें यह भी बोला गया है स्टूडेंट कि हाँ, यदि ऐसा करेगा, जैसे इसमें इट डिक्लेयर्स दैट ऑल सूट्स, अपील्स और एनी अदर प्रोसीडिंग्स रिगार्डिंग कन्वर्टिंग द कैरेक्टर ऑफ ए प्लेस ऑफ वर्शिप व्हिच आर पेंडिंग बिफोर एनी कोर्ट विल अबेट एज सून एज लॉ कम्स इनटू फोर्स। यानी कोई भी इशू ऐसा है, कोई भी इशू ऐसा तुम्हारा लंबित पड़ा हुआ है, सूट्स अपील सब पड़ा हुआ है रिलीजियस कैरेक्टर को लेके, तो वो सब खारिज हो जाएगा। जैसे ये एक्ट आएगा वो सब चीज़ खारिज हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कोई भी फिर से प्रोसीडिंग नहीं सुना जाएगा, ये बात रखा गया था। हाँ, जन्मभूमि ये राम जी वाला जन्मभूमि का नहीं था, वो उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिला था, उसको हटा दिया गया था। अब इसमें देखो तो कहाँ कहाँ ये लॉ लागू नहीं होगा। एक तो हम देखें जन्मभूमि, राम जन्मभूमि अयोध्या, वहाँ पर लागू नहीं होगा। दूसरा देखो, जो भी एंशियंट और हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स है, जो कि आपका एंशियंट मोनूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के अंदर है, उस पर ये लागू नहीं होगा। क्योंकि जानते हो ना कि इस एक्ट के अंदर बहुत सारे मोनूमेंट्स आता है, उसमें बहुत सारा, जैसे ताजमहल हो जाएगा इसके अंदर तुम्हारा वो हो जाएगा, लाल किला हो जाएगा, ये सब इस एक्ट के अंदर आता है, तो इस पर बिल्कुल लागू नहीं होगा। 1991 का एक्ट बिल्कुल लागू नहीं होगा इस पर। हाँ, इसमें ये, हाँ, एट द सेम टाइम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि 1991 से पहले कोई कंप्रोमाइज़ हुआ हो, जैसे मान लो कि हिंदू और मुस्लिम में ज़मीन का कोई दिक्कत हुआ हो और हिंदू और मुस्लिम का वो कंप्रोमाइज़ हो गया हो, तो उस पर लागू नहीं होगा ये चीज़। मथुरा का यही केस, समझे ना, मथुरा का यही केस, बात समझो। तो एक जो ब्रैकेट खुला है उस ब्रैकेट को बहुत बढ़िया से लेके आएगा, बात समझो। यानी कि 1991 से पहले यदि हिंदू और मुस्लिम या कोई भी कम्युनिटी में यदि कंप्रोमाइज़ हो गया तो उस पर ये लागू नहीं होगा। आया समझ में तुम लोग को? अब आओ, अब हम लोग आते हैं मेन चीज़ पे। तो क्या है ये ज्ञान वापी मस्क का इशू, जो काशी में, वही वाराणसी में जो चल रहा है। अब इसमें तुमको ना बहुत कुछ देखना पड़ेगा, यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखो, इसमें बहुत सारे सूट फाइल हो चुके हैं, यानी कि पिटीशन फाइल हुआ। एक तो 2022 में भी हुआ और इससे पहले 1991 में भी हुआ था। पहले 1991 का देखते हैं, थर्ड पॉइंट देखो 1991 का। थर्ड पॉइंट तुम लोग को नज़र आ रहा होगा कि बहुत सारे सूट्स फाइल हुए और इसमें बोला गया कि जो ज्ञान वापी का मस्क का जो एक साइड है ना बाबू, वहाँ पे लॉर्ड क्या है तुम्हारा, हाँ विश्वेश्वर, मतलब विश्वेश्वर मतलब क्या, शिव जी को बोला जाता है। तो यानी कि जो मस्क है, ज्ञान वापी मस्क है, वो तुम्हारा शंकर जी का टेम्पल है वहाँ पे, और उसे तुम्हारा बगल में ही है उसका, मैं बताऊंगा, लोकेशन भी बताऊंगा। ये 1991 में हुआ था। अब 2022 में देखो, 2022 में क्या हुआ, ऊपर फर्स्ट में देखो कि वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बहुत सारे हिंदू वुमेन वर्कशिपर गए वहाँ पे और बोले कि सर ये हिंदू का जगह है, हमें राइट टू वर्कशिप करने का मौका मिलना चाहिए और हमें दीजिए ये चीज़, क्योंकि हमें पूरा वर्कशिप करने का अधिकार है माँ सिंगार गौरी का, गणेश जी का, हनुमान जी का और भी बहुत सारे डेटिस का, जो कि पूरा हिंदू डेटिस वहाँ पे है और वहाँ पे चित्र बना हुआ है, तो हमको पूरा अधिकार होना चाहिए। तो देख रहे हो 1991 में और 2022 में ये बात हुआ। देखो पीछे क्या है, पीछे रीज़न क्या है। तो जो आधार जो सूट का है पिटीशन का, इसमें ये है, हिंदू साइड ये बोलते हैं कि ये लॉर्ड विश्वेश्वरा, यानी कि जो लॉर्ड शिवा, ज्ञान वापी जो मस्क है उसके नीचे लॉर्ड शिवा रहते थे, उनका टेम्पल था, उसको तोड़ के बनाया गया मस्क। और देखो ऐसा पाया भी गया है। तो लॉर्ड शिवा क्या है तुम्हारा, सेल्फ मैनिफेस्टेड डेटी है, जब से आए हैं तब से हैं वो, उन पे से कोई सवाल ही नहीं उठता है। और ये जो टेम्पल है औरंगजेब ने 1669 में तोड़ा था, हिंदू क्लेम करता है ये चीज़। तो देखो अब कोर्ट ने क्या किया, सो फार कोर्ट ने बोला कि ठीक है, हिंदू का बात माना, यहाँ पे बोला ठीक है।
और ये वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होगा यहाँ पे, जाओ समझे। कोर्ट ने क्या बोला कि 1991 जो पीवी नरसिम्हा राव थे, पीवी नरसिम्हा राव जो लाए थे वो लागू इस पर नहीं होगा। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऑर्डर किया कि AIS आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कि जाओ आप कंडक्ट करवाओ। सच में वहाँ पे हिंदू डेटिस है, सच में है कि नहीं है, और हम जानते हैं। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी जो रिपोर्ट आया है उसमें बोला कि हाँ सर का मस्क बनने से पहले वहाँ पे टेम्पल ही था। तो उसके बाद देखो कोर्ट ने अलाउ कर दिया हिंदू लोग को कि जाइए प्रेयर करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब खुल गया दरवाजा, हम जानते हैं न्यूज़ में, समझ गए ना। मगर इस चीज़ पे सवाल उठाया अंजुमन कमेटी ने अंजुमन कमेटी वही ज्ञान वापी मस्क को जो एडमिनिस्टर करता है, उसने बोला कि ऐसा कैसे दे दिए आप, सवाल उठाया उसने। आया समझ में, तो ये हो गया तुम्हारा उसका। हाँ पूजा हो रहा है बाबू, बढ़िया से पूजा हो रहा है अभी, हाँ पूजा हो रहा है बढ़िया से वहाँ पे, हाँ वही सेलुलर वाला एरिया से। हाँ अब मान्यता मिल गया, अब मान्यता मिल गया, आप कर सकते हो पूजा, कोर्ट ने दे दिया। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पाया कि सच में मंदिर है, हो गया, अब तो वैलिड ना हो गया जी। पहले आप कर रहे हो दूसरा विषय हो आपका। अब देखो साई ईदगाह मस्क का केस क्या है। साई ईदगाह मस्क का केस थोड़ा डिफरेंट है। देखो ये केस तुम्हारा मथुरा से रिलेटेड है। साई ईदगाह मस्क जो कि जानते हो कृष्ण जी जन्मभूमि जो टेम्पल है उसके साइड में ही है, बगल में ही है, टच है वो, समझे। तो यहाँ पे भी क्लेम हुआ कि ये जो मथुरा है लॉर्ड कृष्ण का जन्मभूमि है, ये कृष्ण जी का जन्मभूमि है। मगर जानते हो कि मस्क कमेटी बोला है कि नो हम ये एलिगेशन पे वो बोला है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारा ये मस्क है, हिंदू का नहीं है, तो हमेशा लड़ेगा ही उस चीज़ को लेके। तो देखो इस डिस्प्यूट को, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूँ, इस डिस्प्यूट को 1968 में सुलझा लिया गया था और 1974 में एक डिग्री हुआ, ऑर्डर आया और कंप्रोमाइज़ हो गया। और देखो कंप्रोमाइज़ भी कैसे हुआ स्टूडेंट, कि जो जन्माष्टमी सेवा संस्थान जो हिंदू का जो पक्ष का है और साई ईदगाह ट्रस्ट, इस सेटलमेंट के हिसाब से ये जो संस्थान ने कुछ लैंड ईदगाह को दे दिया, यही लोगों को पसंद नहीं। कैसे दे दिया वो, कैसे 1968 में ज़मीन दे दिया मथुरा वाला, ये तो देना नहीं चाहिए। हिंदू ट्रस्ट कैसे दे सकता है ये चीज़, इसको लेके तुम्हारा पिटीशन खुला हुआ है, इसको लेके क्लेम हुआ है कि ये कंप्रोमाइज़, ये जो कंप्रोमाइज़ हुआ है हिंदू ट्रस्ट और मुस्लिम के बीच में, ये गलत हुआ है। कैसे ज़मीन दे सकता है हमारा, बात समझे, ये फ्रॉडुलेंट है ये कंप्रोमाइज़, समझे, ये गलत है ये चीज़। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये भी केस अपने अंदर रख लिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, बोला ठीक है हम देखते हैं इसके ऊपर, समझे। यानी कि मथुरा से रिलेटेड जो भी सूट्स था सब अपने अंदर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रख लिया। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा। देखो तो अब देखो इलाहाबाद हाई कोर्ट का, अब क्योंकि देखो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जो भी इंटेलेक्चुअल है, जो सो कॉल्ड अपने आप को इंटेलेक्चुअल कहते हैं हिंदुस्तान में, सब आके बोलेगा कि यदि मथुरा को हिंदू मिल जाएगा, यदि हिंदू को मथुरा मिल जाएगा, काशी मिल जाएगा, तो 1991 एक्ट का क्या होगा। ये देखना कोई भी बोल देगा मुंह पे, हाँ मुंह खोल के बोल देगा, मगर इसके लिए उसको एडिटोरियल पढ़ना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का क्या स्टैंड है। बाबू जो कोर्ट का स्टैंड है वो नहीं स्टैंड माना जाएगा। आखिर राम जन्मभूमि का ये जो अयोध्या का जो टेम्पल हुआ है, रामलला मंदिर जो हुआ है, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, ये भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ना देता ना होता, तो हम तो बहुत लीगल प्रोसेस से लिए हैं टेम्पल को। तो यहाँ पे भी देखो मथुरा डिस्प्यूट, देखो तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ये व्यू लिया है कि जो भी सूट्स है वो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर नहीं आता है। ये जो कंप्रोमाइज 1968 में हुआ, कानून कब बना, 1991 में, तो इस पर तो बात खुल ही सकता है। कंप्रोमाइज कब हुआ, 68 में, लागू कब हुआ, 74 में, 1991 से पहले की बात ना है जी, तो बिल्कुल हो सकता है। इसलिए ये 1991 का एक्ट बिल्कुल लागू नहीं होगा इस पर। तो देखो मथुरा का दरवाजा खुल गया ना। हाँ आगे देखो वाराणसी का डिस्प्यूट क्या है, वही काशी का। इसमें भी देखो, इसमें भी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि बिल्कुल एक्ट जो इस पे लागू नहीं होगा, क्योंकि एक्ट में रिलीजियस कैरेक्टर आप चेंज नहीं कर सकते, ये लिखा गया है 1991 में। मैं यहाँ तो ऐसा बात ही नहीं है, यहाँ पे हिंदू वही टेम्पल है और मुसलमान का भी मस्क है, तो रिलीजियस कैरेक्टर चेंज करने का बात कहाँ कर रहे हैं। हमारा जो रिलीजियस कैरेक्टर है उसको हम केवल आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं क्या, क्योंकि जो आपका ये काशी विश्वनाथ जो काशी टेम्पल जो है हमारा ज्ञान वापी, तो ये हम चेंज कहाँ करें, वहाँ पे तो हिंदू टेम्पल पहले से ही है। तो इसलिए 1991 का एक्ट इस पर भी लागू नहीं होगा एज पर द इलाहाबाद हाई कोर्ट। समझ पा रहे हो ना तुम लोग क्या बोल रहे हैं। तो देखो मैं पढ़ देता हूँ यहाँ पे, ज्ञान वापी वर्शिपर केस रूलिंग इज दैट सूट्स एम टू असर्ट द राइट ऑफ वर्शिप ऑफ द हिंदू डेटीज एंड इसमें क्या बोला गया कि हमको पूरा खाली अधिकार है वर्शिपर को वहाँ पे पूजने का। और हम कहाँ बोले कि मस्क का स्टेटस चेंज कर दीजिए, मस्क है अपना, ज्ञान वापी मस्क है तो है, हम कहाँ बोले उसको चेंज करने के लिए। और वहाँ पे हिंदू वाला डेटीज भी है तो हम उसको खाली पूज रहे हैं, हम रिलीजियस कैरेक्टर पर कोई बात ही नहीं कर रहे हैं।
तो देखो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या बोला कि एक्ट बिल्कुल लागू नहीं होगा इस पे, क्योंकि रिलीजियस कैरेक्टर का कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। स्ट्रक्चर कैन नॉट हैव द ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ बीइंग हिंदू एंड मुस्लिम एंड ओनली एन एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस कैन डिटरमाइन इट्स। हाँ, जब आर्कोलॉजिकल सर्वे होगा, जब एग्जामिनेशन होगा, तभी पता चलेगा कि रिलीजियस कैरेक्टर हकीकत में क्या है इस जगह का। तो इसलिए कोई ये नहीं बोल सकता है कि ज्ञानवापी मस्क केवल मुसलमान का मस्क है, और कोई ये भी नहीं बोल सकता है ज्ञानवापी मस्क तुम्हारा हिंदू टेम्पल है। रिलीजियस कैरेक्टर पहले हमें वो आइडेंटिफाई करना होगा, हम चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि दोनों ही अंश है वहाँ पे। तो इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि 1991 का एक्ट जो कि पीवी नरसिम्हा राव पास किए थे पार्लियामेंट से, ये इस पर लागू नहीं होगा। दैट्स इट, कंप्लीटेड।